जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हाशियाकरण की समझ। आज के चैप्टर काफी बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक दिए गए जैसे कि हाशियाकरण क्या होता है और यह समाज में कैसे काम करता है। इसके बाद भारत में हाशिए पर रहने वाले कुछ समूह जैसे कि आदिवासी, दलित और महिलाएं किस तरह भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते हैं। इसके अलावा हाशिएकरण का असर लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, हम हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं और समाज में समानता लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक आज के इस चैप्टर में दिए गए। और भी कई सारे टॉपिक हैं एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में गहराई से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इट मीन स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है। लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंडिया की किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का सबसे पहले निचोड़ लेकर के आते हैं और फिर उसमें दिए गए हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जैसे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम समझ सकें। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस तो फ्री हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर क्विज ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। एंड कोर्स परचेस करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको दिखेगा एंड यहां से आप एनसीईआरटी नोट्स, कंप्लीट पैड कोर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, फ्री कंटेंट, इन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी नोट्स या फिर पैड कोर्स की बात करें तो अभी हमने 2 पैड कोर्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। एक एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है और एक एनसीईआरटी बैच 1 बेसिक है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। केवल क्लास 6 से 8 तक की पढ़नी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हो। अभी हमने क्लास 6 to 8 के नोट्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। आगे के भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी परचेस करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा एंड फिर कंटेंट क्या उसमें आपको मिलने वाला है वो देख लीजिएगा। फिर सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है हाशियाकरण की समझ और आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है, अर्थात हाशियाकरण का मतलब क्या होता है। ये आज के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने एक बार हाशियाकरण का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया तो चैप्टर में दिए गए सभी टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हाशियाकरण का अर्थ क्या होता है इसे यहां पर गहराई से समझ लीजिएगा। इसके लिए पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि हाशियाई होने का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, जिससे वे भिन्न और अस्वीकार्य महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके विचार, भावनाएं और व्यवहार को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती और वे भेदभाव और असमानता का शिकार होते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है तो उसे हम हाशियाई या फिर हाशियाकरण का शिकार कह सकते हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझने के लिए आप 2 चीजों पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला, समाज की मुख्य धारा से अलग करने का मतलब क्या होता है और दूसरा, इसका किसी व्यक्ति या समूह पर प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज की मुख्य धारा से अलग करने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह को समाज के
केंद्र में न रहने देकर उसे किनारे पर ढकेल देना। अब जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज के केंद्र में न रहने देकर किनारे पर ढकेल दिया जाता है तो इसके कई सारे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि ऐसी स्थिति में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती, अर्थात एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। और जब किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं या व्यवहारों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति अपने आप को समाज में अस्वीकार्य महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? अस्वीकार्य महसूस करता है कि वो समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। न केवल इतना, बल्कि समाज में रहने वाले अन्य लोगों के सामने अपने आप को, अन्य लोगों से अपने आप को अलग या फिर अन्य लोगों से भिन्न महसूस करता है। और ऐसी स्थिति में उसके साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार भी किया जाता है। देखो, हाशियाकरण और कुछ भी नहीं, भेदभाव और असमानता का मिला जुला रूप है। इन दोनों को मिला दीजिएगा, बन गया आपका हाशियाकरण। ठीक है, देखो चैप्टर में इसकी बहुत ही क्रिटिकल परिभाषा दी गई थी, लंबी चौड़ी। हमने यहां पर इसकी सिंपल और एक सटीक परिभाषा को रखा हुआ है, आप इसी को नोट कर लो। ठीक है, आप जहां चाहे वहां इसको लिख दीजिएगा, कोई भी इसे गलत नहीं कह सकता। एंड शॉर्ट में इसकी सिंपल परिभाषा हमने यहां पर रखी हुई क्या है? हाशियाई होने का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना। और जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है तो इससे होता क्या है? ऐसी स्थिति में उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार को भी समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को समाज में भिन्न और अस्वीकार्य महसूस करता है, और वे भेदभाव और असमानता का शिकार होते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा, इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल रखता हूं। पहले एग्जांपल लेते हैं वो जो आपकी बुक में दिया गया था, एक पेज का एग्जांपल। मान लो कि ये एक पेज है जो कि समाज का रूप है। ठीक है, ये एक पेज है जो कि समाज का रूप है। अब जब तक इस पेज में कोई भी लाइन नहीं है तब तक पेज के संपूर्ण भाग को समान महत्व प्राप्त होगा। आप जो कुछ भी लिखना आरंभ करेंगे, यहां से लिखना आरंभ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, लिखते हुए आएंगे और पूरे पेज में लिखेंगे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण या फिर कम महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे पूरे पेज में लिखेंगे। लेकिन हमारी कॉपी का जो पेज होता है इस तरह का नहीं होता। हमारी कॉपी के पेज में 2 लाइनें होती हैं, एक लाइन कुछ इस तरह की होती है और एक लाइन कुछ इस तरह की होती है। इन लाइनों के इधर वाले भाग को हाशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाशिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इन 2 लाइनों के आने के बाद में पेज का जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसे उतना महत्व प्राप्त नहीं होता है जितना कि इसे प्राप्त होता है। इन 2 लाइनों के माध्यम से इसे पेज के कुछ भाग को किनारे पर ढकेल दिया गया और इसे हाशिया कहा जाने लगा और इसको उतना महत्व मिलना बंद हो गया। यहां पर हम क्या करते हैं? आमतौर पर कोई चिन्ह बना दिया या डेट डाल दी या फिर प्रश्न लिख दिया या फिर उत्तर डाल दिया। महत्वपूर्ण बातें कहां पर लिखते हैं? इस वाले भाग में लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे समाज में भी कुछ लोगों को किनारे पर ढकेल दिया जाता है। जिन लोगों को किनारे पर ढकेल दिया जाता है पेज में, इस भाग को क्या कहा जाता है? हाशिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे समाज में जिन लोगों को किनारे पर ढकेल दिया जाता है उनको हाशियाकरण का शिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाशियाकरण का शिकार कहते हैं। उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को भी उतना महत्व नहीं मिलता जितना समाज में रहने वाले अन्य लोगों को मिलता है। हम कह सकते हैं कि उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपकी कक्षा का। मान लो आपकी कक्षा में टोटल 30 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। कितने? 30 बच्चे। ठीक है, अब इन 30 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो बाकी बच्चों जैसे नहीं हैं। ठीक है, मान लो कि बाकी बच्चे गोरे हैं, ये 3 बच्चे काले हैं, बाकी बच्चे अमीर हैं, ये 3 बच्चे गरीब हैं, बाकी बच्चों के पहनावे अलग हैं, इन 3 बच्चों के अलग है, बाकी बच्चे अन्य धर्म के हैं, ये 3 बच्चे अपने एक अलग धर्म के हैं, बाकी बच्चे जो हैं हिंदी बोलते हैं, 3 उर्दू बोलते हैं, या बाकी बच्चे अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, 3 बच्चों के अलग रीति रिवाज हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर कक्षा के अध्यापक और बच्चे जो अन्य बच्चे हैं वो इन 3 बच्चों के साथ में अलग तरह का व्यवहार करते हैं, फिर इनके साथ इनको नजरअंदाज किया जाता है, जैसे कि कक्षा के अध्यापक इन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब खेलने जाएंगे बच्चे तो इन 3 बच्चों को अपनी टीम में नहीं कोई शामिल करेगा, इनके साथ बैठकर खेलते नहीं है, इनके साथ बैठकर भोजन नहीं खाते हैं। ठीक है, या जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें 3 बच्चों को भाग नहीं लेने दिया जाएगा, या फिर इनके साथ मिलकर कोई प्रोग्राम में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये 3 बच्चे अपने आप को कक्षा रूपी समाज में अस्वीकार और कक्षा में मौजूद अन्य बच्चों से अपने आप को अलग अर्थात भिन्न महसूस करेंगे। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 3 बच्चे हाशियाकरण का शिकार है, फिर हाशियाई समुदाय के बच्चे आप इनको कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम समाज में देखें तो हमारे समाज में आज से कुछ समय पहले जो महिलाएं थी इनको ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना ही इनको बाहर जाकर नौकरी करने
करने का अधिकार मिला हुआ था, ना ही संपत्ति में अधिकार था, ना ही पुरुष लोगों की बराबरी करने का अधिकार था, ना ही राजनीति में इनको अधिकार मिला हुआ था, ना ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में इनको अधिकार नहीं मिले हुए थे, और लेकिन पुरुषों को वो अधिकार मिले हुए थे। तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि महिलाएं भी एक टाइम पर हाशियाकरण का शिकार थी। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, तो एक एग्जाम्पल देते हैं दलित समुदाय का। आज से कुछ समय पहले देखो, आजादी के बाद काफी परिवर्तन आ चुका है, इसलिए हम आजादी के बाद की बात नहीं करेंगे, इससे पहले की बात करेंगे। आजादी से पहले क्या था, दलित समुदाय के काफी सारे लोग ऐसे थे जिनको गांव में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी, ठीक है, जिनकी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थल पर जो कुएं बने थे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मंदिर वगैरह में प्रवेश नहीं कर सकते थे, ठीक है, इनकी जो तो भावनाओं को, इनके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये दलित समुदाय के लोग भी हाशियाई थे या फिर हाशियाकरण का शिकार थे, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हाशियाकरण का मतलब क्या होता है। अब चलिए, हाशिया करण के पीछे के कारण क्या क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति हाशियाई समुदाय पर क्यों जाता है, हाशियाई समुदाय का क्यों कहलाता है, इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, इसको भी एक एक करके समझ लीजिएगा। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, हमारे समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। हाँ, जैसे कि हमने कक्षा का एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने दलित समुदाय का एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने महिलाओं का एग्जाम्पल दिया, ऐसे हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास हो, जिनके भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समाज में स्वीकार ना किया जाता हो, या जो अपने आप को समाज में रहने वाले अन्य लोगों से भिन्न महसूस करते हो, ठीक है, यानी कि हाशियाई महसूस करते हो। उनके हाशियाकरण की वजह एक अलग भाषा, रीति रिवाज, धर्म, गरीबी, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं। देखो, यहां पर हाशियाकरण के कुछ कारण दिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को हाशिए पर महसूस कर सकता है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अलग भाषा। कक्षा में रहने वाले जो 30 बच्चे हैं, 30 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं और बाकी 27 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा भी एक कारण बन सकता है जिस वजह से 3 बच्चे अपने आप को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा रीति रिवाज भी है, धर्म भी है, गरीबी भी है, ठीक है भाई। गरीबी मेरी सबसे बड़ा रीजन बनता है, ठीक है। फिर आपको मिलता है एक सामाजिक हैसियत कि भाई समाज में रहने वाले जो एक अमीर परिवार के लोग हैं, या जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, या जिन जो सरकारी जॉब करते हैं, उनको समाज में हैसियत ज्यादा मिली होती है, पावर ज्यादा मिली होती है, सम्मान ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो सामाजिक हैसियत में जो लोग कम होते हैं वो अपने आप को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं। और इन सबके मुकाबले एक कारण और मिलता है हमको, अपने आप को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से। कई बार क्या होता है, लोग अपने आप को जानबूझकर कम समझते हैं कि भाई वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास ज्यादा पावर है, वो महान है, हम कम हैं। तो अपने आप को कम समझना ये भी एक प्रकार से हाशियाकरण का कारण बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट इरेज कर लेते हैं। देखो, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक समझ में आते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट में बताया करें कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छी तरह से समझ में आया और कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा लगा। ओके, तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है, कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हाशियाई समुदाय के लोग होते हैं, इनको लोग दुश्मनी और डर की भावना से भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि एक गांव है, अब इस गांव में टोटल 100 मकान है, 100 परिवार रहते हैं, 100 घर है, ठीक है। 100 में से मान लो कि 5 घर ऐसे हैं जो मुसलमानों के हैं, और बाकी 95 जो हैं घर आपको मिलते हैं अन्य धर्म के लोगों के, ठीक है। अब यहां पर अगर धार्मिक सामंजस्य नहीं है, ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो इन 5 मुसलमान परिवार के जो घर हैं, इनको इन 95 लोग जो हैं एक दुश्मनी या फिर डर के भाव से देखेंगे, ठीक है। इसी तरह की स्थितियां हमें कई प्रकार से जनजातीय लोगों में भी देखने को मिलती हैं, विभिन्न वर्गों में हमें ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो हाशियाई समुदाय के लोग हैं, इनको लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से भी रोक देता है। देखो, ये जो हाशियाकरण है, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में फासले हो जाते हैं, ठीक है। आप देखो, कक्षा में 3 बच्चे अलग तरह से रहते हैं और 27 बच्चे अलग तरह से रहते हैं, ठीक है। पहले दलित समुदाय के जो लोग थे उनको गांव से बाहर रहने को कहा गया था, ठीक है, या फिर मंदिर में जाने का प्रवेश नहीं था। इससे क्या था, 2 समुदायों के बीच में फासला बढ़ गया था, ठीक है, और अलग थलग हो गए थे, ठीक है, एकता नहीं थी समाज में, ठीक है। अब फासले और अलग थलग का जो ये एहसास है, ठीक है, ये विभिन्न समुदायों को संसाधन और मौके का फायदा
उठाने से रोक देता है। जैसे कि आप देखो दलित समुदाय के जो लोग थे, इनको सवर्ण जाति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं से पानी लेने का जो तो अधिकार नहीं था। तो आप यहां पर देखो, जो ये हाशियाकरण की वजह से दलित समुदाय के जो लोग हैं, इनको कुएं का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पाया, ठीक है, तो संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर हम देखें, जो कक्षा में रहने वाले 3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी अन्य धर्म से आते हैं, फिर हाशियाई समुदाय के बच्चे हैं, ये जब भी खेल खेलने के लिए जाएंगे तो अन्य 27 बच्चे चूंकि इनको अपनी टीम में नहीं लेते हैं, इसलिए ये क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे बड़े बड़े खेल नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हाशियाकरण है केवल एक क्षेत्र में ही लोगों को प्रभावित नहीं करता है, संसाधनों का इस्तेमाल लाभ लेने से रोक देता है, मौके का फायदा उठाने से रोकता है। चुनाव वगैरह अगर लड़ना चाहते हैं तो इनके पक्ष में केवल 3 ही लोग हैं, चौथा है ही नहीं, तो चुनाव में हार जाएंगे। मौका तो मिल रहा है लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी चूक जाते हैं। हमारे समाज में अगर आप देखो तो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। आदिवासी समुदाय के लोग आज के टाइम पर भी हाशियाकरण का बड़े पैमाने पर शिकार हैं, ठीक है, और ये अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में बहुत बार चूकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हम देखें, अगर हसदेव जंगल काटा गया, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन चलाए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, बहुत सारी पोस्ट की, लेकिन क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाशियाई समुदाय के लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़े समाज के लोगों ने इनका समर्थन भी किया, लेकिन इसके बाद भी ये अपने हसदेव जंगल को कटने से नहीं रोक पाए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं, अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी चूक जाते हैं, उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। अब एक तरफ देखो, हमारे यहां पर किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया और कृषि कानून को वापस ले लिया गया, लेकिन आदिवासियों द्वारा चलाया गया आंदोलन ये सफल क्यों नहीं रहे? बताओ। क्योंकि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं ये हाशियाकरण का शिकार हैं, इनका समाज में उतना समर्थन नहीं है, इनकी आवाज जो है, जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं वो दबा देते हैं, ठीक है। ये अपने आप को बड़े बड़े लोगों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजित महसूस करते हैं, ठीक है। जिनके पास जमीन है, धन दौलत है और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं, इनके मुकाबले जो कम ताकतवर लोग हैं वो अपने आप को शक्तिहीनता और पराजित महसूस करते हैं, शक्तिहीन और पराजित महसूस करते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है, हाशियाकरण हमें आर्थिक क्षेत्र में भी महसूस होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में अधिक धन दौलत है और किसी व्यक्ति के पास में कम धन दौलत है, तो कम धन दौलत वाला व्यक्ति जो है अपने आप को हाशिए पर महसूस करेगा। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी, जैसा कि हमने अभी यहां पर आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी, अब कक्षा में 3 बच्चे हैं, ठीक है, जो अलग समुदाय के, ये अगर कक्षा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई वो नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में वो अपने आप को हाशिए पर महसूस करेंगे क्योंकि उनका समर्थन ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से समाज में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो लगभग सभी दायरे, ठीक है, समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसा एक भी आपको समाज का रूप या फिर समाज का क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां पर आपको हाशियाई समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, आपको हाशियाकरण देखने को मिलता है। यहां तक तो आपने समझ लिया कि हाशियाकरण का मतलब क्या होता है। अब यहां से आगे आप एक एक करके समझिएगा हमारे देश में रहने वाले हाशियाई समुदाय के लोगों के विषय में, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है आदिवासी कौन लोग होते हैं, ठीक है। क्या आदिवासी कौन लोग हैं? अब यहां पर आदिवासियों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं जिनसे काफी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलना। ओके, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। अब देखो यहां पर मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, इन चारों को एक एक करके समझो। सबसे पहला, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, और याद रखना आदिवासियों को भारत का मूल निवासी भी कहा जाता है क्योंकि आदिवासी कहीं बाहर से आकर भारत में नहीं रहे हैं। आदिवासियों के पूर्वज अपनी कई पीढ़ियों से, यानी बहुत लंबे समय से भारत में रहते आ रहे हैं, इसीलिए आदिवासियों को भारत का मूल निवासी कहा जाता है, ठीक है। और ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और अभी भी उसी तरह से जी रहे हैं, यानी कि इनका जीवन जो है जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को भी याद
याद रखना, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है, यानी कि भारत की टोटल आबादी में से 8% आपको आदिवासियों की आबादी भी देखने को मिलती है। इसे याद रखना, आगे चल करके अभी ये काम आएगा, जगह जगह पर इसका आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में। आप समझना, महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र कहां पर हैं? आदिवासी इलाकों में। आदिवासी कहां रहते हैं? जंगलों में, ठीक है, जंगलों में। अब जंगल में क्या है? पेड़, ठीक है। अब अगर आपको खनन करना है, ठीक है, तो आदिवासियों को वहां से हटाना होगा, आदिवासियों को हटाना है अर्थात पेड़ों को भी हटाना है, ठीक है। अब इसीलिए जब भी जंगल नष्ट किए जाते हैं तो आदिवासी चिल्लाते हैं, क्योंकि आदिवासियों का निवास स्थान क्या है? जंगल, ठीक है, उनका वो मुख्य केंद्र निवास के लिए। अब आपको अगर खनन करना है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटोगे तो आदिवासी चिल्लाएंगे। इसीलिए आप देखोगे जब भी जंगल काटे जाते, जैसे कि भी हसदेव जंगल काटा जा रहा, तो आदिवासी मुख्य रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का निवास स्थान है जंगल, ठीक है। इसीलिए आदिवासी इसका बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं, ठीक है। अब जैसे जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, ये 4 प्रमुख महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि आदिवासी इलाकों में स्थित हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में एक दो के नाम बता ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दो चीजें याद रखना कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है और महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आदिवासी इलाकों में, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल इस चैप्टर में जगह जगह पर होने वाला है। ओके, तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया कि 8% आबादी भारत में आपको आदिवासियों की देखने को मिलती है, तो ये टोटल आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह, कितने? 500 प्लस कम्युनिटीज आपको मिलती हैं आदिवासियों की, ठीक है। 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं और ये रहते कहां पर हैं? किस राज्य में अगर बात की जाए तो भारत के 16 राज्यों में इनका प्रमुख निवास स्थान है। बाकी आज के टाइम पर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए और भी थोड़ी बहुत कुछ कारणों की वजह से भारत के सभी राज्यों में आपको आदिवासी समुदाय के लोग मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 16 राज्यों में ही आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। कौन कौन से 16 राज्य हैं? तो एक हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा, पांचवा गुजरात, छठा महाराष्ट्र, सातवां राजस्थान, आठवां आंध्र प्रदेश, नौवां पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं उत्तर पूर्व में 10वां अरुणाचल प्रदेश, 11वां असम, 12वां मणिपुर, 13वां आपको मिलता है मेघालय, 14वां मिजोरम, 15वां नागालैंड और 16वां आपको मिलता है त्रिपुरा। इन 16 के 16 को नोट कर लीजिएगा और एक एक करके याद करना। इन राज्यों में आपको इन आदिवासियों की संख्या अधिक मिलती है, ठीक है। तो ये 16 राज्य हैं, इन 16 राज्यों के नाम नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा जनजाति समूह रहते हैं। उड़ीसा का हमने यहां पर नाम दिया था आपको, देखो उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में 60 से ज्यादा 60 प्लस जनजातीय समूह के लोग रहते हैं। जनजाति को या फिर आदिवासी को, दोनों में एक ही है, ठीक है। जनजातीय धर्म होता है इनको, इनका, ठीक है। तो आदिवासी समुदाय के लोग यहां पर उड़ीसा में 60 से ज्यादा कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है। आगे, आदिवासी समाज जाति और वर्ण आधारित भेदभाव से मुक्त है। आदिवासी समाज में ना तो जाति व्यवस्था है, ना ही वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। जैसे आप सनातन धर्म में देखते हो यहाँ पर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। इसी तरह से इस्लाम में देखते हो शिया, सुन्नी, अहमदिया वगैरह देखने को मिलता है। ऐसा इनमें नहीं है, ठीक है। ये जो है जाति और वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते, इनका विश्वास इसमें नहीं रहता। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। जो इन्हें अन्य समुदायों से अलग भी बनाता है, ठीक है। किस तरह से इनका मतलब धर्म किस तरह से पालन करते हैं उसके बारे में क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इनके? इनके जनजातीय धर्म होते हैं। इनके जो जनजातीय धर्म होते हैं ये इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। ना तो इस्लाम जैसे हैं, ना ही हिंदू धर्म जैसे, ना ही ईसाई धर्म जैसे हैं। अब अगर हम इन तीनों धर्मों की बात करें तो इनमें एक खुदा माना गया, ठीक है। ईसाई धर्म में एक, इस्लाम धर्म में हम मानते हैं अल्लाह को खुदा, ठीक है। ईसाई धर्म में हम किसे खुदा मानते हैं? इनमें हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में तो भाई जैसे कि हम ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, महेश को मानते हैं और भी कई हैं। इनमें तो कई सारे देवी देवता हैं। लेकिन वही अगर हम जनजाति धर्म की बात करें तो यहां पर वे अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। किनकी? पुरखों की आत्माओं की उपासना की जाती है, गांव की उपासना की जाती है और प्रकृति की उपासना की जाती है। कैसे की जाती है इसको समझो। प्रकृति की आत्माएं जो कि पर्वत, नदी और पशुओं से जुड़ी हुई होती हैं, इनकी पूजा की जाती है। किनकी की जाती है? प्रकृति की आत्माओं की। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति आपको मिलती पर्वत, नदी,
या फिर आपको मिलते हैं पशु, ठीक है, ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए प्रकृति की आत्माओं में पर्वत, नदी और पशुओं से जुड़ी हुई आत्माएं होती जिनकी पूजा की जाती है। फिर अगर ग्राम की बात की जाए, ठीक है, तो ग्राम आत्माओं की पूजा गांव के पवित्र स्थलों पर की जाती है। देखो, ग्राम, हर गांव की अपनी एक ग्राम आत्मा होती है, ठीक है, उसकी पूजा गांव के किसी एक पवित्र स्थान पर की जाती है। रही बात पुरखों की, यानी कि पूर्वजों की, ठीक है, तो पुरखों की उपासना घर में की जाती है, ठीक है, पूर्वजों की उपासना ये हर आदि या फिर कहें कि जनजातीय धर्म का व्यक्ति जो होता है अपने पूर्वजों की उपासना अपने घर में करते हैं, ठीक है। तो ये तीन लोगों की उपासना करते हैं, एक पुरखों की, दूसरा गांव की और तीसरा प्रकृति की, ठीक है। आगे, आदिवासी समुदाय विभिन्न धर्मों और पंथों जैसे कि बौद्ध, ईसाई, शाक्त, वैष्णव और भक्ति से भी प्रभावित होते रहे हैं। कई बार क्या है कि बौद्ध धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, शाक्त, वैष्णव, भक्ति, इन सभी धर्मों के लोग इन आदिवासी समुदाय के लोगों के पास में गए और इनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। अब जब धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया तो अपने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो जब इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया तो इन धर्मों से कुछ चीजें आदिवासी समुदाय के लोगों ने एडॉप्ट कर ली, यानी कि प्रभावित हुए इन धर्मों से। किन किन धर्मों से? बौद्ध, जैन, जैन का तो नाम नहीं दिया गया, ठीक है, हाँ, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, शाक्त है, वैष्णव है और भक्ति परंपराएं, इनसे बहुत सारी चीजें आदिवासी समुदाय के लोगों ने मतलब ली हैं, ठीक है, या फिर कहें एक्सेप्ट की हैं इनकी बहुत सारी चीजें। साथ ही उनके अपने धर्मों ने भी इन परंपराओं को प्रभावित किया, ठीक है। ऐसा नहीं केवल आदिवासी समुदाय के लोगों ने ही इन धर्मों से सीखा है, ठीक है, इन धर्मों ने भी आदिवासी समुदाय के लोगों से काफी कुछ सीखा। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, ये जो जगन्नाथ पंथ, जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है, ये पहले आदिवासी समुदाय के लोग इनकी पूजा करते थे, फिर आगे चल करके इनको भगवान विष्णु का एक रूप मान लिया गया और अब इनकी पूजा बड़े पैमाने पर होती, बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, ठीक है। बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं, ये भी आपको आदिवासी समुदाय की जो जनजातीय धर्म से जुड़ी परंपराएं थी उनसे जो तो जुड़ी हुई देखने को मिलती, उनसे प्रभावित देखने को मिलती। ये कुछ उदाहरण यहां पर दिए जा रहे हैं। 19वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों की संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, मिशनरियों को खुली छूट दे दी थी। और जब मिशनरियों को खुली छूट मिली थी तो इन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उनका धर्म परिवर्तन करवाया, ठीक है। कैसे? उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोले उनके लिए, ठीक है, स्कूल में बताते थे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ईसाई धर्म अपना लो। अंग्रेजों ने भी इनको काफी छूट दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर तुम ईसाई धर्म अपना लोगे तो तुम्हें ये छूट दे देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जनजातीय लोगों ने क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 19वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों की संख्या बढ़ी, जिससे ये आधुनिक आदिवासी इतिहास का एक प्रमुख धर्म बन गया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे आदिवासी लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जो आदिवासी लोग हैं ये आम जनमानस की भाषा बोलते थे जैसे कि हम लोग बोलते, नहीं, आदिवासियों की हमेशा से अपनी भाषाएं रही हैं जो संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी मानी जाती हैं, ठीक है। संस्कृत से अलग हैं और उतनी ही पुरानी भाषाएं मानी जाती हैं जो आदिवासियों की हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है, ठीक है। यानी कि आदिवासी की भाषाओं से बांग्ला जैसी भाषाओं ने काफी कुछ सीखा है, ठीक है। बांग्ला जो भाषा है इसमें आदिवासियों की भाषाओं से काफी सारी चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो आदिवासियों की अपनी भाषाएं हैं उनमें एक आपको मिलती है संथाली भाषा, ठीक है। संथाली ये एक भाषा है। आगे, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया था। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकारी कागज हैं जैसे कि जो कुछ लोग उसमें लिखते हैं कि भाई हम जनरल कैटेगरी से हैं, कुछ लिखते हैं हम एससी से हैं, कुछ लिखते हैं हम एसटी से हैं, ठीक है। कुछ लिखते हैं कि भाई हम अनुसूचित जाति से हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं सनातन धर्म में, ये अनुसूचित जाति लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं इनको अनुसूचित जनजाति, इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। जनजाति क्यों? क्योंकि जनजातीय धर्म का अपनाते हैं, ठीक है, इसलिए इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई। हाँ, आदिवासी समुदायों में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है, इनकी एक सरकारी सूची बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर के भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों की जो स्थितियां हैं वो सिमिलर देखने को मिलती हैं। देखो, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इनको भी दबाया गया और जो दलित समुदाय के लोग थे इनको भी दबाया गया। दलित समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाता है और जो आपके आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों ही लोगों को अगर हम देखें तो पढ़ने का अधिकार,
नहीं मिला, पढ़ाई से वंचित रहे, ठीक है, संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, वंचित रहे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में इन दोनों में आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं इसी वजह से। और जो सवर्ण जाति के लोग थे या फिर जो साहूकार थे, इन्होंने इन दोनों लोगों को बहुत प्रभावित किया, ठीक है। तो कई कारणों से इन दोनों को एक करके एक साथ मिला करके देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आदिवासियों की कुछ प्रचलित छवियां दी जा रही हैं, जिस तरह से समाज में आदिवासियों को देखा जाता है, किस तरह के उनके बारे में सोचा जाता है, इसके बारे में दो बिंदुओं में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार जान लो, ठीक है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि हमारे देश में आदिवासियों को स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में सदा रंगीन कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाया जाता है। ऐसा होता है कई बार, हम आदिवासियों के बारे में जब भी सोचते हैं तो सोचते हैं कि भाई हाँ, मतलब पत्ता वगैरह लपेटे होंगे, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, सर पर मुकुट लगाए होंगे, ऐसा प्रेजेंट किया गया है मार्केट में, ठीक है। आप देखो समाज में जिस तरह से आदिवासियों को दिखाया गया है उसी तरह से इनके बारे में लोग सोचते भी हैं, ठीक है। तो हमेशा इनको रंगीन कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब स्कूल के उत्सव हो गए, सरकारी कार्यक्रम हो गए, किताब हो गए, कोई फिल्म बन रही तो उसमें भी इसी तरह से दिखाया जाता है, जिससे उनकी वास्तविक जीवन की सच्चाइयां अनदेखी रह जाती हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन इनका जो है बहुत कठिनाइयों से भरा होता है, ठीक है। इससे कई, अब चूंकि इस तरह का प्रेजेंट किया गया कि भाई हमेशा नाचते गाते रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाकर रहते हैं, ठीक है। इससे कई लोग उनके जीवन को आकर्षक लेकिन पिछड़ा मानने की गलतफहमी में पड़ जाते हैं। जबकि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग आईएएस और आईपीएस की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये गलत तरह से प्रेजेंट किया गया है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। भाई आपने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है, ठीक है। आदिवासियों के पास जंगल थे, सबसे बड़ा संसाधन का भंडार, ठीक है। और जंगलों से जो कुछ प्राप्त होता था, ठीक है, वो उनके पास होता था, आदिवासियों के पास। अब जो मैदानी इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म के थे या मुसलमान धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे, इन्होंने इनको दबा करके रखा आदिवासियों को बहुत लंबे समय तक, ठीक है, प्रताड़ित किया। क्लासिक्स की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, जिससे कि ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। इनकी चीज को 1 रुपए में खरीदा जाता था, कितने, 1 रुपए में, और इनको 10 रुपए में चीजें दी जाती थी। इनसे मजदूरी करवाई जाती थी, जो मजदूरी 10 रुपए में चल रही होती थी वो 1 रुपए इसको इनको दिया जाता था, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर बहुत जुल्म ढाए जाते थे, जबरन इनसे काम करवाया जाता था, बहुत सारी चीजें, जिससे कि कभी आगे आगे बढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि इनके ऊपर कई बार आरोप लगाया जाता है कि ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर भेदभाव होता है। देखो, हमने एक छवि बना ली माइंड में कि भाई ये तो इस तरह का व्यक्ति है, और इससे क्या है कि भाई उसको बारे में हम अक्सर उसके साथ भेदभाव कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें व्यक्ति को परखना चाहिए। अगली हेडिंग है आदिवासी और विकास। अच्छा, आदिवासी समुदाय के लोगों जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासी इलाकों में किस तरह से विकास हो रहा है, ठीक है, किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों ने विकास किया है, ठीक है, इनके पास क्या क्या संसाधन थे, इसके बारे में भी पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है भारत में जंगलों का साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जंगल जो थे, ठीक है, भारत में आज के टाइम पर तो कम जंगल देखने को मिलते हैं। अगर हम मध्यकाल की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो उस समय जो सभ्यताएं थी या फिर जो मतलब साम्राज्य थे, इनके विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है जंगलों का। और जंगलों पर किसका नियंत्रण रहता था? आदिवासी समुदाय के लोगों का, याद रखना इसको, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि खनिज, जिसमें लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे शामिल हैं, लकड़ी, जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद जिसमें मोम, लाख और शहद मिलता है, ठीक है, इसके अलावा जानवर, ठीक है, जिसमें हाथी मिलते हैं, और पानी जैसे संसाधन जंगलों से ही मिलते हैं, ठीक है। ये सारे संसाधन, चाहे खनिज हो, लकड़ी हो, जड़ी बूटियां हो, पशु पशु उत्पाद हो या फिर जानवर। अब पहले राजा महाराजा युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, याद रखना। लाख हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। पशुओं का भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियां, ये सब पहले जंगल से ही आती थी। लकड़ी सारी की सारी जंगल से मिलती थी, ठीक है। और जितने भी लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इनके ऐश कहीं सारे जंगल से मिलते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट इसे इरेज कर लेते हैं। हाँ, आगे कहा जा रहा है ये जंगल नदियों, हवा
और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को बनाए रखते थे। समझिएगा क्या कहा जा रहा है, जंगल जो हैं, जंगलों का साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जंगलों के पास में ये सारी चीजें थी, खनिज भी थे, लकड़ी भी थी, जड़ी बूटी भी थी, पशु उत्पाद भी थे और जानवर भी थे। ठीक है, यानी कि सारे संसाधन थे और पानी जैसे संसाधन भी जंगल से ही मिलते थे। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें जंगल के पास हैं, इसके बाद भी जंगल में नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति गरीब है, तो समझो भाई कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जंगल में पर नियंत्रण रखने वाले लोगों को दबा करके रखा गया, इनके संसाधनों को इनसे छीना गया, इसलिए ये आज भी गरीब है। ठीक है, ये जो जंगल है नदियों, हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता इन दोनों को बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। ठीक है, जंगल में जो पेड़ है वही पानी की वर्षा करवाते हैं, वही हवा को शुद्ध करते हैं और हवा हर इलाके में फैलाते हैं। ठीक है, तो ये जो जंगल हैं नदियों, हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कब? 19वीं सदी के आखिरी तक, याद रखना। ठीक है, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक आदिवासियों का इन पर गहरा ज्ञान था। ठीक है, आदिवासियों का कितना गहरा ज्ञान था इस चीज को भी आप आगे समझ लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके पास में ज्ञान था और बहुत ज्यादा ज्ञान था, गहरा ज्ञान था और नियंत्रण भी था। ठीक है, जंगल के ऊपर नियंत्रण भी रखते थे और नॉलेज भी इनको काफी सारी थी। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे कभी भी। ठीक है, आदिवासी समुदाय के लोग जो थे ये बड़ी बड़ी ना तो रियासतों के अधीन रहे और ना ही रजवाड़ों के अधीन रहे, लेकिन फिर भी इनको दबा करके रखा गया। कैसे दबाया गया? अंग्रेजों ने इनको बड़े पैमाने पर लूटा। ठीक है, अंग्रेजों ने इनसे इनके जंगल में रहने का अधिकार छीन लिया था, जिसके बारे में क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने आपको बताया था। इसके अलावा बड़े बड़े साहूकार थे जो इनसे क्या है कि इनके जंगल के उत्पादों को कम दाम पर खरीद कर ले आते थे और इनको जो चीजें देते थे वो बड़े महंगे दाम पर देते थे। ठीक है, तो कई इनके साथ षड्यंत्र रचे गए थे। ठीक है, इनको ब्याज पर पैसा दिया जाता मोटे रकम पर। ठीक है, इनकी जमीनों को क्या है कि हथिया लिया जाता था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? आदिवासी समुदाय बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन कभी नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। समझो, राजा महाराजा आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, फिर भी आज के टाइम पर आदिवासियों की हालत कितनी बुरी है, बद से बदतर है। आज आदिवासियों को हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने, मुगलों ने और जो हमारे देश के साहूकार लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने आदिवासियों के ऊपर बहुत कहर ढाए, बहुत बुरा बर्ताव किया। अगले बिंदु में कहा जा रहा है औपनिवेशिक शासन यानी कि गुलामी के शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर और स्थानांतरित खेती के से आजीविका चलाते थे। यानी सबसे पहले क्या करते थे? शिकार कर लेते थे। ठीक है, फिर चीजें बीन लेते थे। ठीक है, यानी कि फल बीन लिए, फ्रूट बीन लिए। ठीक है, इसके अलावा फूल बीन लिए, बहुत सारी चीजें बीन लेते थे, उससे इनका काम चल जाता था। महुआ वगैरह का बीज बीन लिए, शहद ले लिया। ठीक है, लाख इकट्ठी कर ली, इन सबसे अपना काम चला। इसके अलावा स्थानांतरित खेती करते थे। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा का पूरा जंगल है तो आज यहाँ खेती कर रहे हैं, 2 साल की इसमें फिर खाद वगैरह नहीं डालते थे, फिर यहाँ करने लगे, फिर यहाँ करने लगे, फिर यहाँ करने लगे, ऐसे घूम घूम करके घुमंतु खेती भी इसे कहा जाता है, स्थानांतरित खेती करते थे और इससे इनकी आजीविका चलती रहती थी। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, अभी भी शिकार होता है, अभी भी चीजें बीन करके लोग काम चलाते हैं और अभी भी स्थानांतरित खेती करते हैं। लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक बदलाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। देखो हुआ क्या, आज से 200 साल पहले आर्थिक बदलाव आए, बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने भारतीय वस्तुओं का क्या है कि बिकना कम कर दिया, जो विदेश में चीजें जाती थी बिकने के लिए वो रुक गई और विदेशी चीजें भारत में आकर बिकने लगी। दूसरा, वन नीतियां लागू कर दी, जिससे अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और ये कह दिया कि अब अगर जंगलों में आदिवासी लोग रहेंगे तो उनको घुसपैठिया घोषित कर दिया, घुसपैठिया मान करके गोली मार दी जाएगी। ठीक है, जंगल के संसाधन पर पूरा नियंत्रण अपना हासिल कर लिया किन्होंने? इन्हें अंग्रेजों ने। ठीक है, जब ऐसा कर लिया तो इससे क्या है कि भाई जो आदिवासी समुदाय थे इनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। हुआ क्या, राज्य और निजी उद्योगों का इस पर राजनीतिक दबाव पड़ने लगा। क्या हुआ, 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, अब इनको जब जंगल से बाहर कर दिया गया तो ये बड़े बड़े बागान में जाकर लेबरी करने लगे, वहां पर मजदूरी करने लगे। निर्माण स्थलों पर जाकर के, जैसे कहीं घर बन रहा है या सड़क बन रही है या रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, वहां पर जाकर के काम करने लगे। उद्योगों में जो कंपनियां चल रही थी वहां पर जाकर काम करने लगे और इसके अलावा घरों में नौकरी करने लगे, यानी कि नौकर बन गए जाकर के। जो कभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ व्यापार करते
थे, उनके अधीन नहीं कभी रहे, वो अब छोटे छोटे घरों में जाकर नौकरी करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी नीतियां लागू कर दी, हमारे यहाँ पर इस तरह का राजनीतिक परिवर्तन किया गया कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, इनका जीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई जो ये आदिवासी समुदाय के लोग थे, इनका वनों पर से नियंत्रण ही समाप्त हो गया। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि इमारती लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका था। ठीक है, बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर दिया गया, जिससे कि वहां पर इमारत बनाने के लिए, इनकी मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी लाई जा सके, खेती की जा सके और उद्योग किया जा सके, यानी कि वहां पर फैक्ट्री वगैरह डाली जा सके, उद्योग लगाया जा सके। ठीक, इसके लिए क्या किया गया? वन भूमियों को साफ किया जा चुका कर दिया गया, यानी कि जंगल को काट दिया गया। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। ठीक है भाई, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई जितने भी आदिवासी इलाके हैं, वहां पर आपको खनिज संसाधन बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। अब चूंकि यहां पर खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, भरमार थी, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जहां कहीं भी ये रहने के लिए जाते थे, जैसे कि आप देखो लौ एस के बड़े बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां से लौ एस निकालने के लिए इनको भगा दिया गया। बड़ी बड़ी इमारती लकड़ी मिली तो उस लकड़ी को लेने के लिए वहां से इनको भगा दिया गया। जहां पर खनन की अवसर, जहां कहीं भी खनन का मौका लगा, ठीक है, वहां से इनको भगाया गया। ठीक है, जहां कहीं भी संसाधन मिले, वहां से इनको भगाया गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। ऐसा नहीं केवल अंग्रेजी सरकार ही इसके पीछे लगी हुई थी, बहुत सारे हमारे यहाँ के बड़े बड़े ताकतवर गुट थे, जिन्होंने क्या किया कि भाई मिल करके जनजातीय जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकतवर गुटों ने मिल करके काम किया और जनजातीय जमीन पर कब्जा किया। जैसे कि आज के टाइम पर हम देखें तो हसदेव जंगल को काटने से कौन रोक पाए? अब तो अंग्रेज नहीं है ना, बताओ, तुम रोक पाए? बताओ, इस देश में इतनी जनता है, क्या रोक पाए हसदेव जंगल को काटने से? नहीं रोक पाए और कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ताकतवर लोग तुम्हारे सामने आपस में लड़ेंगे, कहेंगे कि भाई हम इनसे आगे निकल के दिखाएंगे, तुम इनसे, मतलब सब आपस में लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब ऐसी बात आएगी तो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिल करके काम किया। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम हुआ, कई बार ऐसा हुआ। ठीक है, अब हसदेव जंगल काटा जा रहा है, कौन रोक पाया? बताओ, कोई रोक पाया? मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं, करके दिखाओ कुछ। सरकार भाई कुछ नहीं सुनने वाली है। ठीक है, क्योंकि भाई ताकतवर गुट मिलकर के काम कर रहे हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। यानी कि भारत में अभी तक खनन और खनन परियोजनाओं की वजह से जितने भी लोग विस्थापित हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, यहूदी, जैन, बौद्ध, या फिर ये आपके आदिवासी, जितने भी लोग अभी तक विस्थापित हुए, यानी कि उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा गया, उनमें 50% आदिवासी हैं। 50% आदिवासी लोगों को मात्र खनन और खनन परियोजनाओं की वजह से उनसे उनका घर छीन लिया गया, उन्हें किसी अनजान जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए, उनमें 79% आदिवासी थे। यानी कि इन 4 राज्यों में, कौन कौन से 4 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। इन 4 राज्यों में जितने लोगों का विस्थापन हुआ, यानी उनको उनके घर से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए भेजा गया, उसमें 79% आपको आदिवासी मिलते हैं। किसी अन्य समुदाय के लोग नहीं थे, आदिवासी लोगों को भेजा गया। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी। कितनी? सैकड़ों, एक मिनट, क्या है, बहुत सारी जमीन सैकड़ों बांधों में के जलाशयों में डूब चुकी है। ठीक है, बांध बनाए गए जहां से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और उन बांधों में जो पानी भरा गया, उसमें आदिवासियों की जमीन सारी की सारी भर गई। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंदी है। कहां पर? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि ये आपका पूर्व है, एक मिनट, कौन सा? ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यानी कि ये वाला वही आपका जहां पर अभी दंगा वगैरह चल रहा है। ठीक है, वहां पर। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी राज्य हैं वहां पर, जहां पर आप देखो तो सशस्त्र बलों, यानी कि पूरे, क्या कहा जाए, पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों, यानी कि हथियारों के दम पर
ठीक है, वहां पर टकराव चल रहे हैं, लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं और टकरावों के बीच में बिंदी हुई है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं जिसमें आपको 40,564 वर्ग किलोमीटर जमीन मिलती है, ये रिजर्व कर दी गई है, यहाँ पर आदिवासी लोग नहीं जा सकते। 543 वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें 1,19,776 वर्ग किलोमीटर जमीन है, यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय के लोग या फिर अन्य कोई भी लोग नहीं जा सकते। ठीक है, और इन इलाकों में होता क्या है, आदिवासी लोग जा नहीं सकते, आम जनता जा नहीं सकती, तो जो मतलब ब्लैक मार्केट वाले लोग हैं, ठीक है, जो जानवरों की खाल का धंधा करते हैं, हाथी दांत का धंधा करते हैं, या फिर इन इलाकों में जाकर के गलत काम बड़े पैमाने पर करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती, कोई नहीं आ सकता, सरकार ने रिजर्व कर दिया, अब कोई नहीं आ सकता है, तो भाई तुम जो कहो, वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ सांठ गांठ कर लेते हैं और आराम से वहाँ पर अपना धंधा करते हैं, जो चाहे करो, ठीक है, क्योंकि भाई कोई देखने आने वाला नहीं, वो पूरा का पूरा इतनी जमीन उन्होंने एरिया एक रिजर्व कर दिया कि भाई कोई जाएगा तो भाई उसे घुसपैठिया कहा जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, मूल रूप से आदिवासी रहते थे, उनकी मूल जमीन है, ठीक है, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया, इनके निकाल कर बाहर कर दिया गया कि भाई अब ये राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, यहाँ पर आदिवासी नहीं रहेंगे, अब ये वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है, इस तरह से निकाल कर बाहर कर दिया गया। अगर भी इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता, ठीक है, और कुछ लोग इनलीगल तरीके से पुलिस वालों से साठ गांठ बिठा करके अंदर जाते और गलत धंधे गलत काम आराम से करते। मैं खुले तौर पर कहता हूं, ठीक है, हजारों ऐसे केस पकड़े गए हैं, कोई एक दो थोड़ी ना, हजारों केस पकड़े गए हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, कितने, 10,000, इनको 10,000 तरह के पौधों की जानकारी है, यही बहुत बड़ी बात है। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब बताओ, अगर जंगलों से निकाल कर इनको बाहर कर दोगे तो ये 10,000 तरह के पौधे इनको नहीं मिलेंगे, और फिर क्या इनको 10,000 पौधों की जानकारी रहेगी, इनको इसका ज्ञान रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब आप जंगल से आदिवासियों को निकालकर बाहर करते हो तो केवल और केवल आदिवासी ही वहां से बाहर नहीं जाते हैं, इनकी जो जानकारी है वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जो 8,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल दवाई के लिए करते हैं, ठीक है, कितने, 8,000 तरह के पौधे, थोड़े बहुत नहीं है, ठीक है, वो ये सारी जानकारी समाप्त हो जाएगी। अभी देखो एक आदिवासी तेल चल रहा है, ठीक है, वो आदिवासी तेल लेकर के आए, कुछ लोगों को इससे मतलब अच्छा भी रिजल्ट मिला होगा, ठीक है। अब जरा सोचो, इसमें केवल ये 101 जड़ी बूटी मिलाने की बात करते हैं, ठीक है, इनको 10,000 तरह के पौधों की जानकारी, 8,000 तो दवाइयों वाली हैं, हो सकता है कुछ और ऐसी जड़ी बूटियां हों जिनको तेल में डालने से बाल अच्छी तरह से उग जाएं, ठीक है, लेकिन अब इनको इनकी नॉलेज ना रह गई हो। 10,000 तरह के पौधे यार बहुत होते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं, कितनी, 3,500 पौधों का इस्तेमाल भोजन के लिए किया जाता था। बताओ, इतनी जानकारी जिसे हो उसे आप कैसे अनपढ़ कह सकते हो, उसे आप कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता है, हाथ रख दे तो वो ठीक हो जाएगा। भाई 8,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल दवाई के लिए करता है, कैंसर एंसर तो छू मुंह कर सकता है ये व्यक्ति, जिसे इतनी जानकारी होगी। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो सकती है। अगर इनसे इनके वन ना छीने जाते, इनसे इनकी नॉलेज ना छीनी जाती, इसी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास किया जाता, तो आज ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती जिसका इलाज इनके पास नहीं होता। इनको प्रमोट नहीं किया गया, इनको इनका क्या किया गया, इनका डिमोशन किया गया, इनको गिराने का प्रयास किया गया, इनके ज्ञान, इनकी संपदा सबको छीनने का प्रयास किया गया। अगले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक निवास और संसाधनों से वंचित होकर आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें कम वेतन वाली नौकरियों में काम करना पड़ता है। अब भाई एक बात समझो, जिसे शहर में काम करने का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसे अगर कोई व्यक्ति काम पर रखेगा तो कितना वेतन देगा, आप बताओ मुझे। आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है कि मुझे काम दे दो, ठीक है, और उसे काम करना नहीं आता, तो आप उसे क्या कहोगे, बताओ कितने रुपए दोगे, मुश्किल से आधे भी नहीं दोगे, ठीक है। इसी तरह से इनको भाई शहर में काम करने का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ये जंगल में रहते रहे, ना तो शहर में रहना इन्हें आता है, ना ही बात करना आता है, और ना ही इन्हें काम करना आता है। इसीलिए जब ये शहर की ओर काम करने के लिए आए, क्योंकि इनसे इनके जंगल छीन लिए गए, ठीक है, और जब ये शहर की ओर आए तो इनको नौकरी तो मिली लेकिन बहुत कम वेतन वाली। जिस नौकरी के लिए लोगों को 10,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, उस नौकरी के लिए इन्हें मात्र 2 से 3 हजार रुपए दिए गए। आप ऐसे समझो, ठीक है, क्योंकि ये उस नौकरी को करने के योग्य ही नहीं, इनको वो आता ही नहीं, और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, ये कुछ सीखने ही नहीं चाहते। अरे उनके क्षेत्र में जाओ ना, तब पता चलेगा तुम्हें उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तुम अपने क्षेत्र में बुलाकर एक क्रिकेटर से बोल रहे हो कि आप फुटबॉल खेल कर दिखाओ,
ठीक है, वो खेल लेगा, नहीं खेल पाएगा ना, वही चीज है यहाँ पर। आगे क्या कहा, इससे वे गरीबी, कुपोषण और कम साक्षरता जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। ठीक है भाई, पैसा ही नहीं है, ठीक है, जंगल थे उनके पास, छीन लिए गए, जंगल में आराम से रह रहे थे वो, ठीक है, जंगल में रहना उनको आता था, पेड़ों पे चढ़ना आता था, पेड़ों की जानकारी थी उन्हें, हर चीज में निपुण थे, छीन लिया तुमने उनसे सब कुछ, और फिर बोल रहे हो कि भाई तुम तो गरीब हो, तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो कुपोषित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, पहले उनके क्षेत्र में जाते तो ग्रामीण क्षेत्रों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 35% आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने जीना सीखा है, ठीक है, धीरे धीरे जीना सीख रहे हैं, जैसे जैसे अब भाई मजबूरी है, करें क्या, मजबूरी का नाम गांधी होता है, कहते हैं भाई जब सामने वाले से नहीं लड़ पाओगे तभी तो कहोगे हम अहिंसा के पुजारी हैं, अगर ताकत है तो सामने वाले को उठाकर पटक दोगे, नहीं है तो कहोगे हम गांधी गांधी करते हैं, तुम हमारे कान टाप मारते हैं। ठीक है, तो भाई इनके पास है ही नहीं कोई, क्या करें बताओ, मजदूरी करनी पड़ेगी, लड़ सकते नहीं, गवर्नमेंट आगे बैठी है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाने पर आमदनी के स्रोत के अलावा उनकी परंपराएं, रीति रिवाज भी गवा देते हैं। वो जिन प्रकृति की उपासना कर रहे थे, जिन ग्राम देवताओं की पूजा कर रहे थे, ठीक है, जिन आत्माओं की पूजा कर रहे थे, वो सारी रीति रिवाज परंपराएं भूलते हैं, धीरे धीरे इनसे क्या रीति रिवाज अपने गवाते चले। अब बताओ आप मुझे 10 साल तक अगर आप किसी अपने भगवान की पूजा नहीं करोगे तो क्या वो आपको याद रहेंगे, बताओ। ठीक है, पूजा करने का तरीका, ठीक है, आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे, नहीं सिखा पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है कि ये केवल अपनी आमदनी के स्रोत ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपनी परंपराओं को, रीति रिवाज को भी गवाते जा रहे हैं, जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है, आर्थिक और सामाजिक आयाम ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। अब जंगल काटोगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, अब जंगल काट दिए, आदिवासियों के निवास स्थान खत्म हो गया, वासियों का क्या है कि भाई आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, कहीं और गए, भाई रहना पड़ेगा उनको, आर्थिक पैसा कमाने के लिए कहीं और जाओगे तो वहां पर इनकी सामाजिक स्थिति भी बिगड़ने लगेगी, धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा, रीति रिवाज भी ये अपने नहीं अपना पाएंगे। क्या है ना कि यहाँ पर रहते थे, सारी चीजें उपलब्ध थी, आपने इनको यहाँ से भगा दिया, ठीक है, अब पैसे भी कमाने हैं, पेट पालन भी करना है, इस समाज में घुलना मिलना भी है, इस समाज के जैसा भी बनना है, ठीक है, तो रीति रिवाज भी कहते हैं ना कि भाई एक क्षेत्र में होने वाला विनाश दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति जब जाएगी तो सामाजिक आयाम में भी परिवर्तन आएगा। आगे उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। इसमें बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये यहाँ पर घुसपैठी कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, ठीक है, और इनको बदनाम करके वहां से खदेड़ा जाता है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे कि मॉरिशस, कैरिबियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। कब से? 1830 के दशक से। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज तो उनको जबरदस्ती मजदूरी करवाने के लिए मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते थे जबरदस्ती, ठीक है, और दोबारा वहां से लेकर नहीं आते थे, ठीक है, लेकर जाते थे और अधिकतर की तो वहां पर मौत हो जाती थी, ठीक है, वहां पर जिंदा भी नहीं रह पाते थे, कुछ जो सर्वाइव कर जाते थे वो पता नहीं आज हैं भी या नहीं, ठीक है। तो झारखंड और आसपास के इलाकों के जो आदिवासी लोग हैं वो 1830 से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत के और दुनिया के विभिन्न इलाकों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। हाँ देखो, आदिवासी समुदाय के जो लोग थे ये बहुत मेहनती थे, ठीक है। अंग्रेजों ने जब चाय का यहाँ पर उद्योग शुरू किया तो इन्हीं आदिवासी समुदाय के लोगों को जबरन यहाँ पर काम पर रखा, उनके घरों से खदेड़ करके, और इन्हीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने चाय उद्योग को वहां पर खड़ा कर पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं, फिर वो वहीं पर रहने लगे धीरे धीरे, ठीक है, और आज असम में आपको 70 लाख आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है, ठीक है भाई, आसान कहानी नहीं है। इस पर अगर मूवी बनाई जाए तो मूवी ने पूरी सीरीज बनेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुष्पा मूवी से ज्यादा हिट जाएगी, बस कोई बनाने वाला तो हो, ठीक है, इतनी हिट जाएगी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लोग आंसू रोएंगे बैठ करके थिएटर में कि भाई ऐसा हुआ, इन लोगों के साथ में इतनी अधिक जानकारी थी, नॉलेज थी इनके पास में, अगर आज के टाइम पर ये जानकारी सारी हमें मिलती तो हम कितने आगे होते, ठीक है, धीरे धीरे सब नष्ट कर दिया गया। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। अब बताओ मुझे, जलियांवाले हत्याकांड में कितने लोग मरे थे?
कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग, ठीक है। और यहाँ 5 लाख लोगों को मौत के मुंह में गए थे, ठीक है। आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी गई तब कितने लोगों की मौत हुई थी और यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है। बंटवारे के टाइम पर जितने लोगों की मौत हुई थी भाई, ये लगभग बराबर ही है। आदिवासियों की संख्या भी तो देखो कितनी थी, कम संख्या थी लगभग, देखो तो आदिवासियों के ऊपर ज्यादा हिंसा की गई है। अगली हेडिंग है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। ये थोड़ा गहराई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्पसंख्यक के साथ जोड़कर इसको बताया जा रहा है, यहाँ पर तो केवल हाशिया आदिवासियों के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा जो संविधान है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जिनकी मतलब जो धार्मिक, सॉरी, मतलब जिनकी संख्या कम है धार्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि भाई हिंदी भाषा बोलने वाले 5 हैं और अंग्रेजी बोलने वाले 20 हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मान लो तेलुगु बोलने वाले 5 हैं, ठीक है, और अंग्रेजी बोलने वाले 25 हैं, तो ऐसे में तेलुगु वालों को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक है। तो जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं इनको हमारा मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा भारतीय संविधान सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, जो हाँ, आमतौर पर अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। हाँ, सभी लोग जान गए। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, याद रखना। ये जो अवधारणा दी गई है अल्पसंख्यक की, केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया, समझिएगा। जो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये केवल जनसंख्या से नहीं कि भारत में तुम्हारी जनसंख्या इतनी है, बल्कि सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं। अब भाई भारत में रहने वाले, मान लो जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 समुदाय हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। ए समुदाय की संख्या मान लो 30 है, बी समुदाय की संख्या मान लो 40 है, ठीक है, 4 3 7, और सी समुदाय की संख्या मान लो कि 30 है, ठीक है। हो गए पूरे 100, ठीक है। अब ए समुदाय के लोग जो हैं सत्ता में बैठे हुए हैं 50%, ठीक है। सी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं 30%, कितने, 30%। हो गए पूरे कितने, 80%। अब बी समुदाय के लोग जो है ये मात्र 20% ही बैठे हुए हैं सत्ता में, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो तो बी समुदाय के लोगों की जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन सत्ता में इनकी पहुंच कम है, ठीक है। तो यहां पर सत्ता की अगर बात की जाए तो सत्ता और संसाधनों तक पहुंच के मामले में इनको अल्पसंख्यक माना जाएगा, ठीक है। तो हर क्षेत्र में देखा जाता है सत्ता और संसाधन तक पहुंच भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू रखा गया है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा फिर से समझना। कहा जा रहा है इनमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं कि समाज में इनको कितना महत्व मिल रहा है, समाज में इनके पास पावर कितनी है, और सांस्कृतिक रूप से इनको कितनी पावर मिली और कितना महत्व मिला है, ये आयाम भी जुड़े होते हैं, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है भारतीय संविधान मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। क्या, अगर हम ऐसा मानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जाए तो ये सरकार की अभिव्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे छोटे समुदाय हाशिए पर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग बार बार सरकार में बैठते रहेंगे, ठीक है, और फिर वही लोग, ठीक है, अपनी संस्कृति को प्रमोट करोगे तो छोटे समुदाय के जो लोग हैं उनकी संस्कृति धीरे धीरे हाशिए पर जा सकती है, छोटे समुदाय के लोग हाशिए पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक वर्चस्व, भेदभाव और असुरक्षा से बचाने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक होते हैं, ठीक है। और ये प्रावधान हमें मौलिक अधिकारों के जरिए दिए गए, ठीक है। खासकर तब जब समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध हो, ठीक है, समुदायों के बीच जब तनावपूर्ण संबंध होते हैं ऐसे में हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये हमारी रक्षा करते हैं, विशेष प्रावधान हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता, समानता और न्याय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। अब देखो संविधान में जो ये सुरक्षाएं दी गई हैं छोटे समुदाय के लोगों को, ठीक है, कि भाई छोटे समुदाय, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसकी भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी अन्य के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव या असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। कानून सभी को अपनी नजर में बराबर मानता है, ठीक है, और जो जिनकी सत्ता तक पहुंच नहीं है, ठीक है, उनको आरक्षण वगैरह की जो व्यवस्था की गई है। आप देखोगे चुनाव में भी कई सारे स्थान ऐसे होते हैं जहां पर
सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ से केवल एससी कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, होता है ना ऐसा, ठीक है। हाँ, तो ये प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि जो छोटे समुदाय के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता और समानता और न्याय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। अगर प्रतिबद्ध नहीं होता, ठीक है, कि भाई सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी नहीं होती। अब चूंकि हमारा भारतीय संविधान सभी की सांस्कृतिक समानता, विविधता और न्याय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, बोलने का अधिकार है, ठीक है, हर जगह जॉब करने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हैं। तो इन अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का, ठीक है। और सभी नागरिकों को अधिकार हनन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार भी है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना कि जो इन मतलब आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ होता है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हैं, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल तरीके से करते हैं, तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाती है, ठीक है, कानून वगैरह कुछ कर नहीं पाता है इनका, क्योंकि ये भाई हर कानून के तोड़ निकाल लेते हैं, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई सभी नागरिकों को अधिकार हनन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार है। इसी संदर्भ में मुसलमानों के हाशिएकरण को समझा जा सकता है, ठीक है। हमारे देश में मुसलमान भी एक टाइम पर हाशिएकरण का शिकार थे, आज भी हैं, ठीक है, बट उसका कारण वो खुद हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता कम है, ठीक है, कहता है कि भाई आप बिजनेस करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा, ठीक है। कुछ कारण हैं, ठीक है, बाकी इसके पीछे समाज भी कारण बनता है। तो समझिएगा इसको, मुसलमान और हाशिएकरण, मुसलमान के हाशिएकरण को समझो यहाँ पर थोड़ा सा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। कितनी? 14.2%। अभी मतलब 30% के ऊपर जा चुकी होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नई रिपोर्ट आने दो। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास नई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए 2011 की जनगणना का ही हम डेटा लेकर चलेंगे, ठीक है। कितनी है? 14.2%। इन्हें हाशियाई समुदाय का माना जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या कम है इनकी, क्योंकि एक तो जनसंख्या कम है और दूसरा क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं, ये भी एक कारण है, ठीक है। अब चूंकि इन्हें दूसरे समुदायों के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले, इसलिए इनको हाशियाई समुदाय का माना जाता है, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों, एक मिनट, मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। हाँ, मतलब यहाँ पर सरकारी जब जनगणना की गई थी उस समय कुछ डेटा निकाला गया था, ठीक है। उस डेटा के अनुसार यहाँ पर 3 सारणी दी जा रही हैं और इसमें दिखाया जा रहा है कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, उनका एक मूलभूत सुविधाओं की श्रेणी में, दूसरा साक्षरता की श्रेणी में, इनकी पढ़े लिखे की श्रेणी में, और तीसरा सरकारी नौकरी में कितना, मतलब कैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2008 से 9 के बीच में मूलभूत सुविधाएं कितने मुसलमानों को मिली हुई थी। मतलब इसमें मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में मुसलमान, हिंदू, ईसाई और सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तीनों का क्या एवरेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो 65.4% हिंदुओं के पास में पक्का घर था। मुसलमान की अगर बात की है तो 63%, ठीक है, 63.8, लमसम 64। ईसाई 69.3% और सिख 91%। यानी कि मूलभूत सुविधाएं सिखों के पास सबसे ज्यादा थी, इसके बाद ईसाई आते हैं, फिर हिंदू आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिख आगे, 96% सिख लोगों के पास में बिजली थी, ठीक है। फिर ईसाई आते हैं, यानी कि 86% ईसाई लोगों के पास बिजली थी। फिर हिंदू आते हैं 75, और फिर आपको मिलते हैं मुसलमान जिनके पास में 67% मुसलमानों के पास में, 67.5% मुसलमानों के पास में बिजली थी, ठीक है। फिर नल के पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मतलब आगे निकलते हैं सिख, ठीक है। 49% सिख लोगों के पास में बिजली, नल का पानी था, साफ पानी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलते हैं ईसाई, ठीक है, और फिर इसके बाद हिंदू, फिर इसके बाद आपको मिलते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुसलमान लोगों के पास में अन्य धर्मों की अपेक्षा जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अब यहीं पर अगर आप किनको डाल देते, थोड़ा जरा जरा सोचो, यहीं पर अगर आप डाल देते आदिवासी समुदाय का, तो आदिवासी समुदाय के लोगों के पास में ना तो पक्के घर हैं, ना ही बिजली है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ना ही बिजली, ना ही पक्के, एक मिनट, एक मिनट,
ना ही पक्के घर हैं, ना ही बिजली है और ना ही नल का पानी है। ठीक है, तो आदिवासी समुदाय के लोग इसमें सबसे नीचे आते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। ठीक है, अच्छा, ये जो रिपोर्ट दी गई यहाँ पर इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये टुवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लॉयड एप्लॉयड मैन पावर रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, इन सब ने मिलकर के ये रिपोर्ट दी थी। ठीक है, योजना आयोग भी इसमें शामिल था, भारत सरकार भी शामिल थी, नई दिल्ली, ठीक है, और ये वाली रिसर्च भी। ठीक है, तो इनको आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करें साक्षरता की कि भाई किस धर्म के लोगों के पास में शिक्षा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे भारत देश में रहने वाले सभी लोगों, ठीक है, सभी लोगों में 74% लोग शिक्षित हैं। अगर हम टोटल निकालें, ठीक है, किसी भी धर्म को ना देखें, टोटल 100% लोगों में से 74% लोग शिक्षित हैं। इसमें हिंदू जो हैं 63% लोगों के पास में साक्षरता है। साक्षरता का मतलब होता है कम से कम उनको अपना नाम लिखना आता है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। अभी तो मतलब ये जो नाम वगैरह लिखने वाली बात है 100% हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब भाई हर कोई अपना नाम तो लिख ही लेता है आज के टाइम पर, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि भाई जो व्यक्ति जंगल में ही रह रहा है, ठीक है, जो स्कूल वगैरह जाता ही नहीं है, उसकी बात अलग है। मुस्लिम 57%, ईसाई 74%, सिख 67%, बौद्ध 71% और जैन 86%। सबसे ज़्यादा जैन है इसमें। भाई इसमें भी सभी को रख देते, जैन, बौद्ध, ठीक है, इसमें नहीं रखा। ठीक है, क्या मतलब अलग ही रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैन लोगों के पास सबसे अधिक शिक्षा है, फिर बौद्ध मिलते हैं हमें, बौद्ध नहीं मिलते हैं, फिर मिलते हैं आपको ईसाई, फिर मिलते हैं बौद्ध, फिर मिलते हैं सिख, फिर मिलते हैं हिंदू, फिर मिलते हैं मुसलमान। अब जरा सोचो, हमारे भारत देश में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद भी हिंदू जो हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित नहीं है। ठीक है, हिंदू के बाद आते हैं मुसलमान। ठीक है, हिंदू और मुसलमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 6% का अंतर है। जबकि अगर हम हिंदू और सिख के बीच में देखें, ठीक है, तो 2% कितने, 3, 3, 6, 4% का अंतर है। हाँ, लमसम वही समझो। फिर बौद्ध ज़्यादा अंतर मिलता है, जैन, मुस्लिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, तो इसे भी थोड़ा समझ लो। कुल आबादी की अगर बात की जाए तो 13.5%। ठीक है, मतलब टोटल अगर निकाला जाए, टोटल आबादी मुसलमानों की मान लो 100 है, तो 100 में से 13.5% लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, याद रखना। ठीक है, किसके मुताबिक, 2006 की जनगणना। एक मिनट, ये रिपोर्ट 2006 के अनुसार दी गई। ठीक है, 2011 नहीं, 2006 के अनुसार। अब तो बहुत अंतर हो चुका है। ठीक है, पुरानी रिपोर्ट दे रहे हैं एनसीईआरटी में, हम क्या करें, नई रिपोर्ट आई नहीं रही है। ठीक है, जब तक नहीं आएगी तब तक हम रख भी नहीं सकते। ठीक है, आगे बताया रहा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में तो 3% मुसलमान आईएएस की पोस्ट पर थे 2006 में, 4% आईपीएस में थे। ठीक है, 1.8% आईएफएस में थे, यानी कि भारतीय विदेश सेवा जो आईएफएस वाली रहती है। ठीक है, पीएसयू में थे आपके केंद्रीय सार्वजनिक जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती है, इसमें 3%। ठीक है, फिर जो राज्य स्तरीय होते हैं पीएसयू, इसमें आपको मिलते हैं 10.8%। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब रेट मिलता है। फिर बैंक एवं रिजर्व बैंक की अगर बात की तो उसमें 2.2%। ये जो स्रोत है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है, 2006 में इसे दिया गया था। ठीक है, तब से काफ़ी बदलाव हो चुका है। अब ये मतलब 30% तक तो पहुंच ही गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 30% तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर मुसलमान लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने में लगे हुए हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। किसका उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, कब, 2005 में, याद रखना। ठीक है, किस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों में पिछड़े हुए हैं। ठीक है, विकास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि भाई जो जोरदार थे वो सारे के सारे चले गए पाकिस्तान, उन्होंने अपना देश ले लिया। ठीक है, जो कमजोर थे वो यहाँ रहे। उन्होंने कहा कि भाई सारे कमजोर नहीं थे, मतलब लगभग 90% कमजोर ही थे, 10% ही ऐसे थे जो भारत देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे। ठीक है, बाकी सारे के सारे 90% कमजोर लोग भारत में रह गए और ताकतवर सब चले गए। ठीक है, तो जो कमजोर ही लोग यहाँ पर है वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मुल्क धर्म को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2005 में क्या किया गया, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। क्या हुआ कि भाई इनकी स्थिति का जायजा लिया गया, इनकी इसकी पूरी की पूरी जांच की गई। ठीक है, टेस्टिंग की गई। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया कि भाई कौन कौन लोग ऐसे हैं, कितने इलाकों में ऐसे हैं जहां पर मुसलमान समुदाय के लोग हाशियाकरण का शिकार हो रहे हैं। हर तरह से पूरा का पूरा जांच किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके समान थे हमारे यहाँ पर मुसलमान, ठीक है, क्योंकि भाई जितने ताकतवर थे वो तो सब चले गए, ठीक है, और जो थोड़े वो ताकतवर बचे वो अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए थे। यानी कि अधिकतर मुसलमान जो थे हमारे यहाँ पर, जो दलित समुदाय के लोग थे, इनके जैसी स्थिति में थे, ठीक है। उदाहरण के लिए 7 से 6 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल ले पाते थे, स्कूली शिक्षा ले पाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई जो मुसलमान धर्म के बच्चे थे, ठीक है, ये बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। जो डेटा दिया जा रहा है उसके अनुसार ये है कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे, ठीक है, अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम, कितना ये नहीं बताया जा रहा है, काफ़ी कम साल तक ही शिक्षा, स्कूली शिक्षा ले पाते, यानी कि पढ़ाई लिखाई बहुत कम कर पाते थे। बाकी मजदूरी या किसी अन्य काम में लग जाते होंगे, पंचर वगैरह साटने लगते होंगे, ठीक है। अगले बिंदु में बताया जा रहा है कि मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तुलना दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, ठीक है। बहुत सारे रीति रिवाज भी इसका कारण बनते हैं, जिस वजह से जो मुसलमान है वो हाशियाकरण का शिकार हैं, जो कि एनसीईआरटी कह रही, क्या कह रही है, मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण, ठीक है, सामाजिक हाशियाकरण का कारण बन सकता है रीति रिवाज, ठीक है, और आर्थिक का भी बनता है, ठीक है। इसके कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह जो मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शादी वगैरह, ठीक है, इसके अलावा पूजा पाठ की अगर बात करें तो इनके जो सामाजिक व्यवहार हैं, ठीक है, जो मुसलमानों के रीति रिवाज हैं वो काफ़ी अलग हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। कई लोग मुसलमानों की पहचान इन्हीं निशानियों से जोड़ते हैं, जिससे वे अक्सर अलग नज़रिए से देखे जाते हैं। अब देखो दो कारण बने, एक तो भाई मुसलमान अपनी पहचान अपने सर पर लेकर घूमते हैं, टोपी लगा लेंगे, दाढ़ी उस तरह से रखेंगे, ठीक है। और उस समय क्या था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत में रहने वाले मुसलमान और अन्य धर्म हिंदू और अन्य धर्म के लोग जो थे वो मुसलमानों से जुड़े हुए थे, कि तुमने एक तो अपना अलग देश भी ले लिया और गए भी नहीं, ठीक है। अभी अपनी निशानी लगाकर घूम रहे थे कि देखो हम तो मुसलमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि समाज में ये लोग इनसे एक तो चिड़े बैठे थे, ऊपर से जान लेते थे कि मुसलमान है, तो इनकी सहायता करने से ऑलरेडी मना कर देते थे, ठीक है। तो कई सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, ये इस कारण से भाई जो अपनी पहचान सर पर लेकर घूमते थे, इस कारण से इनको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता नहीं मिली, ये आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। इसी वजह से ये हाशियाकरण का शिकार बड़े पैमाने पर हुए, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि भाई जो मुसलमान हैं हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि भाई उनके रीति रिवाज अलग हैं, ठीक है, उनके क्या है कि पहनावा अलग है, बोलचाल का तरीका अलग है, अलग तरह से रहते हैं, टोपी वगैरह लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, बुर्का वगैरह पहना जाता है। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है, ठीक है। कई बार देखो ये सिर्फ इस्लाम धर्म पर ही लागू नहीं होती है, हम विभिन्न धर्मों के साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो है हमारे जैसा नहीं है, या फिर हम बाकी लोगों जैसा नहीं है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसा अगर मान लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एक गांव है, इस गांव में रहने वाला ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो मान लेता है कि भाई इस एक ए नाम का व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और इस गांव में अन्य कई सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अन्य सारे लोगों ने अगर मान लिया कि ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, मान कर चलो, ठीक है, तो अक्सर यही सोच उसके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। तो इसके साथ क्या होगा, गलत व्यवहार होगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसे लोग अपने बीच का मानते नहीं है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे, ठीक है। अब क्या है कि क्या है कि जब भाई इस व्यक्ति को इस गांव में रहना है और इस गांव के लोग इसे अपना मानते नहीं है, तो ये अपने आप इस गांव से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मुसलमान जिस इलाकों में रहते थे पहले, ठीक है, वहां पर जब इनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, वहां के लोगों ने इन्हें अपनाया नहीं, तो वहां से निकल कर ये कहीं और जाकर रहने लगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण सामाजिक रूप से इन्हें क्या किया गया, बेदखल कर दिया गया, ठीक है। सामाजिक रूप से इनको वहां पर महत्व नहीं दिया गया, इनकी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समाज में जब एक्सेप्ट नहीं किया गया, अर्थात समाज में जब ये हास्यकरण का शिकार हुए, तो ये वहां से निकल करके, ठीक है, उन इलाकों में रहने लगे जहां पर एक मिनट क्या हुआ, हास्यकरण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते आए थे वहां से निकलने लगे। हाँ,
क्या हुआ, जब ये वहां पर हाशिएकरण का शिकार हुए तो ये उन इलाकों से निकलने लगे, ठीक है, जिससे अक्सर उनका घेटुआइजेशन होने लगा। अब घेटुआइजेशन का मतलब क्या होता है इसे अभी आगे आप समझना, ठीक है। घेटुआइजेशन एक बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है, ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटुआइजेशन ये शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि भाई मुसलमान समुदाय के लोग एक गांव में रहते थे जहां पर अन्य लोग जो थे किसी और समुदाय के थे। अब वहां पर इनके साथ हाशिएकरण हुआ तो ये इन्होंने क्या किया, ये उस इलाके से निकलने लगे और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां पर इनके धर्म के लोग रहते थे। क्या हुआ, वहां से निकलने लगे, जिससे अक्सर उनका घेटुआइजेशन हुआ, ठीक है। यानी कि अब जाकर के ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां पर मुसलमान ही रहते थे। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है, ठीक है, कि भाई तुम हमें अपने इलाके में नहीं रहने दोगे तो हम अपने इलाके में रहेंगे, और हम अपने इलाके में रहेंगे, अब हमारे इलाके में आओगे तो हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। क्या कहा जा रहा है, यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटवाइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया। जो ये प्रक्रिया है ना कि भाई एक गांव में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या मुसलमान ही रहेंगे, ठीक है, तो इस जो प्रक्रिया पूरी हो रही है, ठीक है, कि भाई मुसलमान जो हैं इस इलाके से इवैक्यूएट होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर केवल हिंदू ही बच रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है, ये घेटुआइजेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुसलमान निकलते जा रहे हैं जिससे अक्सर उनका घेटुआइजेशन होने लगता है, यानी कि वहां पर अब केवल हिंदू ही रहने लगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो इसको गेटवाइजेशन कहा गया। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देती है कि जो मुसलमान लोग हैं इनको लोग अपने अपने बीच का नहीं मानते। अच्छा, ये मुसलमानों के साथ कम होता है, ठीक है। विभिन्न इलाकों में अगर किसी भी गांव में दो चार मुसलमानों के घर हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वो बड़ा आराम से हंसी खुशी से रहेंगे। ऐसा वहां पर होता है जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की संख्या कम होती है, ठीक है। वहां पर देखना कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। कश्मीर में देखो, ठीक है, कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल में देखो, ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत परफेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और पूरी तरह समझ लो ताकि हम बाद में फिर इस पर ना टाइम दें। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ये प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। ऐसा नहीं केवल हिंदू मुस्लिम से ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लो किसी एक इलाके में केवल एक ही संस्कृति के लोग बच रहे हैं, या फिर एक ही समाज के लोग रह रहे हैं, या फिर एक ही आर्थिक स्थिति के लोग रहे हैं, ठीक है, तो विभिन्न कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी इसकी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, ठीक है। भय और दुश्मनी, जैसे कि आप देखो अभी क्या है कि हाँ, कश्मीर में क्या हुआ कि भाई मुसलमान लोग सब इकट्ठे हो गए और हिंदुओं को मार के वहां से भगाया, ठीक है। हिंदू, जैन, पारसी, सिख जितने भी थे सबको मार के भगाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुसलमानों ने अपना गेटवाइजेशन कर लिया, सब इकट्ठे हो गए, दुश्मनी मान ली हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकजुट हुए आगे, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। आप हिंदुओं के बीच में, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं के बीच में ज्यादा सेफ महसूस करोगे, मुसलमान हो तो मुसलमानों के बीच में ज्यादा सेफ महसूस करोगे, ऐसा होता है, ठीक है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह से समाज से कटता जाता है। हाँ, मतलब वो सही बात है। एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता जाता है। हाँ, मतलब यह है कि अगर एक ही समुदाय के लोग किसी गांव में रह रहे हैं और आराम से रह रहे हो, ठीक है, राहत मिल रही, तो वहां से निकलने के आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं होगा, कोई कारण ही नहीं होगा, तो आप निकलोगे क्यों, ठीक है, और निकलोगे नहीं तो भाई बाकी समाज से आप कटते जाओगे। तो वही एक तरह से दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब निष्कर्ष देख लेते हैं पूरे चैप्टर में जो हमने आपको बताया, ठीक है। तो निष्कर्ष में पहले बिंदु में कहा जा रहा है, इस अध्याय में हमने ये समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। अगर आप हाशियाई समुदाय के हो तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, किस तरह की आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये हमने समझा। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं, ठीक है। भाषा, धर्म, जाति, अमीरी गरीबी, सामाजिक हैसियत, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारणों को समझा। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस करता है, ठीक है। हिंदू अलग तरह से महसूस करते हैं, मुसलमान अलग तरह से, मतलब हर व्यक्ति से अलग अलग तरह से महसूस करता है। हमने भी देखा कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। किस किस से जुड़ा हुआ है, एक तो अभाव है, दूसरा पूर्वाग्रह, तीसरा शक्तिहीनता, ठीक है। इन तीनों के एहसास से जुड़ा, अगर कोई कमजोर है, ठीक है, तो वो
अपने आप को हास्यकरण पर महसूस करता है। ठीक है, पूर्वाग्रह भी इसका एक कारण है, और अभाव, ठीक है, संबंध, मतलब पैसे का अभाव है या फिर शक्ति का अभाव है, ठीक है, ये भी एक कारण बन सकता है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत भी पैदा होती है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा है, उसे मौके का फायदा नहीं उठा पा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी सामाजिक हैसियत कम होती जाएगी। और क्या कहा जा रहा है, हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। हाँ, मतलब एक ये तो कारण है ही, लोगों की सामाजिक हैसियत तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ शिक्षा और अन्य संसाधनों तक वो उसकी पहुंच भी बराबर नहीं हो पाती, यानी कि इन तक भी वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये इसका एक हम देख सकते हैं, इसका जो नतीजा निकलता है वो ये होता है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। इस सारी चीजों के बावजूद, ठीक है, हाशियाई समुदाय के लोगों का जीवन बदला जा सकता है, और बदलता भी है। जैसे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का जीवन बदला। ठीक है, 2005 में जो रिपोर्ट निकाली गई, ठीक है, उसके बाद जो काम किए गए, उससे आज के टाइम पर आप देखोगे तो बहुत काफ़ी अंतर आ चुका है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। चाहे हम आदिवासी समुदाय की बात करें, चाहे इस्लाम धर्म की बात करें, ठीक है, या अन्य लोगों की बात करें जो भी हाशियाई पर रहते हैं, उन सभी ने संघर्ष और प्रतिरोध किया है। इसका एक लंबा इतिहास हमें सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हाशियाई समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा भी चाहते हैं। जितने भी आसियाई समुदाय के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता बनी रहे। ऐसा नहीं कि भाई हम मान लो कि कोई व्यक्ति हिंदू है इसलिए वो हाशियाकरण पर है, ठीक है, कारण बन सकता है ना, धार्मिक कारण, ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई उसकी जो संस्कृति है वो बनी रहे, उसका धर्म बना रहे। अब लोग कह रहे कि मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, हाशियाकरण महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, तो कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी सांस्कृतिक विशेषता बनी रहे, ठीक है, तो इसलिए वो हाशियाकरण का शिकार हो सकता है। ठीक है, और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य सब अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कई जगहों पर होता है। ठीक है, अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या जो गरीब थे, दलित समुदाय के लोग थे, ये आदिवासी समुदाय के लोग थे, इन्होंने किस तरह से हाशियाकरण का सामना किया और इससे कैसे बचे। इस चीज को आप अगले चैप्टर में समझोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अर्थ समझ लो। ऊंच नीच, ठीक है, तो ऊंच नीच शब्द का इस्तेमाल चैप्टर में बार बार किया गया था। व्यक्तियों या चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था होती है ऊंच नीच। ठीक है, आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिसके पास सबसे कम ताकत होती है। ठीक है, जाति व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ऊंच नीच की व्यवस्था, जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलित सबसे नीचे माना जाता है। ठीक है, ऊंच नीच एक क्रमिक व्यवस्था है चीज़ों की। ठीक है, जिसमें जो ऊंच, जो सबसे ऊपर होता है उसे ऊंच माना जाता है, जो सबसे नीचे होता है उसे नीच कहा जाता है। ठीक है, सॉरी मतलब गलत मत समझना यहाँ पर। ठीक है, ऊपर और नीचे समझिएगा। ठीक है, गेटवाइजेशन आपने समझ ही लिया। मुख्य धारा का अर्थ भी समझ लो। कायदे, मुख्य धारा का अर्थ होता है कायदे से किसी नदी या जल धारा के मुख्य भाव को मुख्य धारा कहा जाता है। ठीक है, नदी है या जल की धारा है, उसकी धारा को क्या है कि मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में हम यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक मिनट, इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समूह के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। ठीक है, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है ये। यहाँ पर मुख्य धारा शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, तो इसको चलो थोड़ा डीपली समझ लो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समूह के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। एक मिनट, समाज का केंद्र माना जाता है। एक मिनट,
इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है। हाँ, मतलब जो समाज के केंद्र में रहते हैं लोग, उन्हें मुख्यधारा का भाग कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि जो बहुत शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह के लोग होते हैं, ठीक है? वर्चस्वशाली समूह के रीति रिवाजों और प्रचलनों को जो सही मानते हैं, ठीक है? उन्हें मुख्यधारा का भाग कहा जाएगा। और जिन्हें मतलब सही नहीं माना जाता है, ठीक है? उन्हें मुख्यधारा से बाहर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि ये एक गांव है, ठीक है? गांव में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनकी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनको मुख्य धारा का भाग कहा जाएगा, उनको केंद्र में रखा जाएगा, ठीक है? और जिनकी बात नहीं मानी जाएगी उनको किनारे पर ढकेल दिया जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जिनकी बात को माना जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, वर्चस्वशाली समूह जैसे कि उनके रीति रिवाज और प्रचलन को सही माना जा रहा है, तो मुख्य धारा का भाग है, ठीक है? ऐसे समुदाय, ठीक है, या ऐसे लोग जिनकी बात को मतलब सही माना जा रहा है, ठीक है, समाज में स्थान दिया जा रहा है, ठीक है, उनको भी मैं क्या है कि मुख्य धारा का भाग माना जाएगा। अगला है विस्थापित। तो ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन ये आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया गया, उन्हें विस्थापित कहा जाए। इनकी जबरदस्ती उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज देना या फिर उनका घर छीन करके किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए मजबूर कर देना विस्थापन कहलाता है। कुपोषित, ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। आदिवासी समुदाय के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों। आई होप आप इस चैप्टर में दिए गए टॉपिक्स को समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ठीक है? टेलीग्राम पर हम और व्हाट्सएप पर, इन दोनों पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं क्लासेस की हैं। क्लास 8 की हमारी अब 3 क्लासेस बची हुई हैं। इन तीनों क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद में हम 9th पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? पहले 9th पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी, फिर 10th पॉलिटी कंप्लीट की जाएगी। मान लो कि भाई 2 दिन है, ठीक है? आज ये हो गया, कल और परसों, परसों से आपकी 9th पॉली, परसों से नहीं, नरसों से, हाँ, 3 दिन में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। जो 4 चैप्टर आपके बचे हुए थे उनमें से एक ही हो गया है, बाकी 2-3 चैप्टर जो हैं अगले 3 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में फिर 10th की पॉलिटी को हम 9th की और फिर 10th की पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। 9th में 5 चैप्टर हैं, 10th में शायद ऐसे ही चैप्टर हैं, ठीक है? तो इन सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे और 1 महीने में अप्रैल के अंदर ही अंदर हम आपकी पूरी 9th और 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन चारों को कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? क्योंकि हम कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? हमने सारा कंटेंट बना लिया है। बाकी जिस किसी को नोट्स वगैरह परचेस करने हैं, अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऐप की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी है और लाइव चैट में भी पिन कर दी है, ठीक है? टेस्ट सीरीज वगैरह आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला चैप्टर है हास्यकरण से निपटना। बताओ कल कितने बजे इसे लेकर के आया जाए? वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।